स्टार्ट। गाजा में 20 सूत्रीय युद्ध विराम योजना को बड़े धूमधाम से पेश किया गया है और यह वहां के लोगों के लिए बेहतरी का वादा करती है। यह गाजा के पुनर्निर्माण, बंधकों की वापसी और उस युद्ध को समाप्त करने का भी आश्वासन देती है जिसने गाजा को मलबे में बदल दिया है। लेकिन इस योजना की आकर्षक भाषा के पीछे एक गहरी समस्या है। यह परस्पर भरोसे की बजाय हताशा पर आधारित है। अलबत्ता महीनों की बमबारी, भुखमरी और विस्थापन से तबाह हो चुके गाजा के लोगों को तो लगभग कोई भी युद्ध विराम स्वीकार्य ही होगा। इस योजना को ट्रंप का समर्थन प्राप्त है, वहीं इजराइल ने इसका स्वागत किया है। यह पूर्ण युद्ध विराम के बाद गाजा के विसैन्यीकरण और एक अंतिम प्रशासन के तहत उसके पुनर्निर्माण का प्रयास करती है। निगरानी का कार्य एक शांति बोर्ड के हाथ में होगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां शामिल होंगी। लेकिन दिलचस्प यह है कि इसमें यूएन शामिल नहीं होगा। संक्षेप में इसका मकसद गाजा के राजनीतिक परिदृश्य से हमास को मिटाकर उसकी जगह एक तटस्थ फिलिस्तीनी समिति को स्थापित करना और खाड़ी व पश्चिमी देशों के पैसे से इस क्षेत्र का पुनर्निर्माण करना है। यह शांति समझौते से ज़्यादा एक बिजनेस मॉडल जैसा लगता है। इस योजना को बड़ी खामी हमास को जानबूझकर बाहर रखना है। उसे एक ऐसी पराजित शक्ति के रूप में देखा जा रहा है जो बस धुंधलके में गायब हो जाएगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि विचारधाराएं आदेश पर कभी नहीं मरती। हमास सिर्फ एक मलीशिया नहीं है, यह एक गहरा सामाजिक राजनीतिक नेटवर्क है जिसका दायरा पीढ़ियों तक फैला हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक आतंकवादी संगठन भी है, लेकिन गाजा की राजनीति और समाज में इसकी जड़ें गहरी हैं। यह कल्पना करना कि दशकों के संघर्ष के बाद यह स्वेच्छा से हथियार डालकर विलीन हो जाएगा, खामख्याली है। सच यह है कि हमास रणनीतिक रूप से तो युद्ध विराम स्वीकार कर सकता है, लेकिन वह इस राहत का उपयोग फिर से संगठित होने और पुनर्निर्माण के लिए करेगा। विचारधारा, आस्था और पहचान से प्रेरित आंदोलन थकान से फीके नहीं पड़ते। वे अपने लिए नई भूमिकाएं तलाशते हैं। जब तक गाजा को लेकर बनाई जाने वाली कोई भी योजना हमास को एक गैर उग्रवादी शक्ति में बदलने के लिए राजनीतिक स्पेस मुहैया नहीं कराती, गाजा एक ज्वालामुखी बना रहेगा। इस योजना का प्रस्ताव रखने वालों की विश्वसनीयता भी उतनी ही कमज़ोर है। ट्रंप को तो लगता है कि जैसे शांति कोई लेन देन की चीज़ हो। गाजा में निवेश और रीडेवलपमेंट पर उनका जोर एक मानवीय मिशन कम और एक कॉरपोरेट परियोजना ज़्यादा लगता है। क्या इतने जटिल संघर्ष को समझौतों और परिणामों की सरल भाषा से सुलझाया जा सकता है? इसके अलावा
ट्रंप का यूएन पर अचानक विश्वास भी हैरान करने वाला है। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान बार बार यूएन की अवहेलना करने के बाद अब वे उसी संस्था से सहायता, सुरक्षा और निगरानी की उम्मीद करते हैं। फिर यूएन को ही शांति स्थापना के लिए नेतृत्व करने देने, जैसा कि उसने लेबनान और गोलन हाइट्स में प्रभावी ढंग से किया था, के बजाय एक नया शांति बोर्ड क्यों बनाया जाए। यह योजना हमास से बहुत मांग भी करती है, जबकि इज़राइल से इतना नहीं मांगती। गाज़ा से इज़राइल की वापसी सुरक्षा मानकों से जुड़ी होगी, जिन्हें वह स्वयं परिभाषित और सत्यापित करेगा। इससे उसे इस प्रक्रिया पर वीटो का अधिकार मिल जाता है। कोई भी छोटी सी घटना गाज़ा में फिर से इजरायली फ़ौजों की घुसपैठ या युद्ध विराम को स्थगित करने का औचित्य सिद्ध कर सकती है। वहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इजराइल पहले हमला नहीं करेगा। योजना के समर्थकों का तर्क है कि यह टू स्टेट के विचार को पुनर्जीवित कर सकती है, जबकि हकीकत यह है कि यह उसे ठंडे बस्ते में डाल देगी। गाज़ा को एक टेक्नोक्रेटिक प्रशासन के अधीन करके और वेस्ट बैंक का कामकाज लड़खड़ाते फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंपकर एक फिलिस्तीन के बिखराव को संस्थागत रूप देती है। पश्चिम एशिया में शांति अमेरिका, इजराइल और कुछ खाड़ी राजतंत्रों का सीमित भागीदारों वाला क्लब नहीं हो सकती। भारत भी इजराइल के साथ अपने मजबूत संबंधों, खाड़ी में महत्वपूर्ण ऊर्जा निर्भरताओं और शांति दूत के रूप में वार्ता में शामिल होने का हकदार है। पिछले हफ्ते जब प्रधानमंत्री बिहार में महिला रोजगार योजना की शुरुआत करते हुए 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो उन्होंने राजनीति की इस नई हकीकत का आभास था कि महिलाएं एक ताकतवर वोट बैंक के तौर पर उभर रही हैं। कोई दल उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता। नीतीश कुमार ने महिलाओं की बढ़ती ताकत को भांपते हुए बहुत पहले ही इस बड़े वोट बैंक को अपने पाले में लाने के प्रयास शुरू कर दिए थे। 2005 में सत्ता संभालते ही उन्होंने स्कूली छात्राओं को साइकिल और यूनिफॉर्म वितरित की। यह कदम 2010 के चुनाव में गेम चेंजर साबित हुआ। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से 16 बच्चों की मौत इस तरह की कोई पहली घटना नहीं है। ना ही सिरप में इंडियन फार्माकोपिया के मानकों से कई गुना ज़्यादा मात्रा में और घटिया गुणवत्ता के तत्व पहली बार पाए गए हैं। 2019-20 में जम्मू कश्मीर में 12 बच्चों की दूषित कफ सिरप पीने से मृत्यु हुई थी। अतीत में उज़्बेकिस्तान, गाम्बिया और कैमरून में भी घटी इस तरह की घटनाओं ने WHO को तो हिला दिया, लेकिन भारत के रेगुलेटरी सिस्टम का उनींदापन नहीं खत्म कर पाया। पहले तो सिस्टम डिनायल मोड में आया,
जब बच्चों की मौतों की खबर से देश के 30 अरब डॉलर के ड्रग निर्यात पर आंच आने लगी तो सरकार की शीर्ष ड्रग रेगुलेटरी संस्था CDSCO ने बताया कि कफ सिरप में डाईएथेनिल ग्लाइकोल और एथिनिल ग्लाइकोल की अवांछित उपस्थिति पाई गई है, जबकि मध्य प्रदेश में हुई मौतों के बाद सैंपल का टेस्ट करने वाली राज्य और केंद्र की संस्थाओं ने इन तत्वों की मौजूदगी सिरे से नकार दी थी। इस सिरप की फैक्ट्री तमिलनाडु में है। DEG, EG, ग्लिसरीन, सर्बिटॉल या ग्लाइकॉल के अन्य कंपाउंड्स विषैले माने जाते हैं। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।